हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। देखिए, हम आपकी जो सेकंड यूनिट है इसके बारे में बात कर रहे हैं। और सेकंड यूनिट में जो हम चैप्टर नंबर 7 है इसमें कौन कौन से टॉपिक देख चुके हैं। सबसे पहले हम सम्मिश्र रेखा समाकलन या समाकलन की रीमान परिभाषा और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। समाकलन की रीमान परिभाषा ये थी, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन के बराबर 1 टू एन एफ ऑफ एप्सिलॉन के जेड के माइनस जेड के माइनस 1। और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में सम्मिश्र जो समाकल है इसके मापांक के बारे में देखा था कि माना एक एल लंबाई का कोई कंटूर सी है, ठीक है, और जो एफ जेड का मॉड है वो लेस देन इक्वल टू एम है, तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड का मॉड लेस देन इक्वल टू एम एल होता है, ये देखा। फिर इसके बाद हमने कॉची समाकल प्रमेय देखी थी। कॉची समाकल प्रमेय देखी थी। कॉची समाकल प्रमेय ये कह रही थी कि माना एक से संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड विश्लेषित फलन है और एफ डैश जेड संतत है और जी में कोई एक सी समृद्ध कंटूर है, तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर 0 होता है। और इस कॉची समाकल प्रमेय को प्रूव करने के लिए हमने ग्रीन प्रमेय का यूज किया था। ग्रीन प्रमेय ये थी कि एक समृद्ध कंटूर सी से यदि जी कोई प्रदेश बनता है और इस जी प्रदेश में P और Q दो फंक्शन हैं x और y के, वो संतत हैं और अवकलनीय हैं, तो इंटीग्रेशन C P dx प्लस Q dy बराबर डबल इंटीग्रेशन G डेल Q अपॉन डेल x माइनस डेल P अपॉन डेल y dx dy होता है। और हमने एक से संबद्ध प्रदेश और बहु संबंधित प्रदेश के बारे में भी चर्चा की। तो यानी हम यूनिट नंबर सेकंड में ये चीज अब तक दो क्लासों में, पिछली जो दो क्लास में ये यूनिट सेकंड की उनमें ये पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछें। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल लास्ट क्लास में हमने कॉची समाकलन प्रमेय पढ़ी। अब आज अपन को पढ़नी है कॉची की मूल प्रमेय या कॉची-बूर्सा प्रमेय। क्या बोला मैंने, क्या पढ़नी है? कॉची की मूल प्रमेय या कॉची-बूर्सा प्रमेय। देखिएगा, सबसे पहले जो हमने कल कॉची समाकलन प्रमेय पढ़ी, इसका स्टेटमेंट क्या है कि माना एक से संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड विश्लेषक फलन है और एफ डैश जेड संतत है और जी में कोई सी समृद्ध कंटूर है, तो सी के अनुदिश जो इंटीग्रेशन है वो 0 होता है। अब बात आती है 1900 की। 1900 में एक मैथमेटिशियन हुए और इन मैथमेटिशियन का नाम है जेबी गूर्सा। जेबी गूर्सा। गूर्सा ने ये कहा कि सर, जो कॉची ने अपनी प्रमेय दी है 1900 से पहले, जो कॉची ने प्रमेय दी थी कॉची समाकलन प्रमेय, इसमें ये जो लिखा है कि एफ डैश जेड संतत हो, ये कोई जरूरी नहीं है, इसे लिखना कोई आवश्यक नहीं है। क्या बोला मैंने कि कॉची समाकलन प्रमेय में जो कॉची ने स्टेटमेंट दिया उसमें 1900 में गणितज्ञ जेबी गूर्सा ने ये कहा कि इस स्टेटमेंट में ये जो एफ डैश जेड संतत है ना, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। और फिर जो स्टेटमेंट बना, यदि इस स्टेटमेंट को मैं हटा दूं, इसको मैं हटा दूं, तो स्टेटमेंट यही बन जाता है कि माना एक से संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड विश्लेषक फलन है और जी में कोई सी समृद्ध कंटूर है, तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर 0 होता है। तब इस स्थिति में इस प्रमेय को ही, इस स्टेटमेंट को ही कॉची की मूल प्रमेय या कॉची-बूर्सा प्रमेय कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई सर कि कॉची की मूल प्रमेय या कॉची-बूर्सा प्रमेय क्या है कि जो कॉची की समाकलन प्रमेय है उसमें एफ डैश जेड जो संतत है, इस वाली चीज को हटा दें तो ये क्या कहलाती है? कॉची की मूल प्रमेय या कॉची-बूर्सा प्रमेय कहलाती है। क्लियर हुई यहां तक बात? चलिए, अब नेक्स्ट हम एक थ्योरम के बारे में चर्चा करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, प्रमेय है। प्रमेय का कथन यह है
प्रमेय का कथन यह है कि माना एक से संबद्ध प्रदेश, माना एक से संबद्ध प्रदेश बोल दो या प्रांत बोल दो, एक ही चीज है, संबद्ध प्रांत बोल देते हैं। चलो डी बोल दो या जी बोल दो, एक ही बात है। डी में एफ जेड विश्लेषक फलन है, एफ जेड विश्लेषक फलन है, विश्लेषक फलन है, ठीक है। तथा तब जी में किन्हीं दो दिए गए बिंदुओं, किन्हीं दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले किसी भी चापकलनीय वक्र के अनुदिश, किसी भी चापकलनीय वक्र के अनुदिश समाकलन का मान समान रहता है, समाकलन का मान समान रहता है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। और अब देखेंगे इसका प्रूफ। तो सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट को समझिए। स्टेटमेंट क्या है कि माना एक से संबद्ध प्रांत डी, तो मैंने एक से संबद्ध प्रांत डी लिया और इस डी में एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, मतलब एफ जेड हर बिंदु पर क्या हो गया, अवकलनीय हो गया। तो जी में किन्हीं दो दिए गए बिंदु, तो मान लीजिए जी में कोई भी हमको दो बिंदु दे दिए, दो बिंदु मान लीजिए, हमने एक तो मान लिया P और एक मान लिया क्या, Q। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले किसी भी चापकलनीय वक्र के अनुदिश समाकलन का मान समान रहता है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले बहुत से चापकलनीय वक्र बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं कि नहीं, बहुत सारे बन सकते हैं, कितने भी बनते हैं। तो यदि किसी भी चापकलनीय वक्र के अनुदिश हम समाकलन का मान देखें तो वो क्या रहेगा, समान रहेगा। किसी भी, चाहे कोई सा भी आप वक्र ले लो, चापकलनीय वक्र, ठीक है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है सम्मिश्र फलन का, वो पथ से रहित होता है, ठीक है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो हम प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि दो वक्र ले लें, कम से कम दो वक्र तो लेने ही पड़ेंगे। तो दो वक्र ले लेते हैं हम, एक ले लेते हैं C1 और एक ले लेते हैं C1 और एक ले लेते हैं C2। तो इसको ले लेते हैं, यहाँ R बोल देता हूं मैं और इसको S बोल देता हूं, ठीक है। तो C1 और C2। अब हमें प्रूफ ये करना है कि C1 के अनुदिश इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन C f z dz और C2 के अनुदिश इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन C2 f z dz ये क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, ठीक है। ये प्रूफ करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिएगा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो कंटूर होता है, जो वक्र होता है, उसकी जो दिशा है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ली जाती है, एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी वक्र है, कोई भी समृद्ध कंटूर है, तो उसकी दिशा है वो घड़ी के विपरीत ली जाती है। बस ये वाली बात ध्यान रखनी है आपको। तो देखिएगा इस डायग्राम को तो मैं बाद में बना भी दूंगा। तो सबसे पहले जो चीज दी हुई होती है वो मान लेते हैं। माना एक से संबद्ध प्रांत डी में, एक से संबद्ध प्रांत डी में एफ जेड विश्लेषक है, ये चीज दी हुई है, ये मान ली हमने। तथा
डी में कोई दो बिंदु दे रखे हैं, तो दो बिंदु मान लिए, दो बिंदु P वह Q है, ठीक है, ओके। तथा इन दोनों बिंदुओं को C1 व C2 वक्र से जोड़ते हैं, जोड़ दिया। और इसका एक छोटा सा मैं डायग्राम भी बना देता हूं आपको। तो देखो डायग्राम ऐसे बन जाएगा, साइड में बना दूं। ये तो एक क्या हो गया, एक से संबद्ध प्रदेश G हो गया, इसमें दो पॉइंट हैं, एक P है एक Q है, इसके निर्देशांक है Z1 और ये है Z2, ठीक है। तो ये इसको मिलाया और ये इसको इससे मिलाया, यहां पे अपन ने इसको बोल दिया R और इसको बोल दिया S, ठीक है, R और S बोल दिया। और ये हो गया C1 और ये हो गया C2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ओके। चूंकि फलन fz जो है, ये फलन fz प्रांत D में विश्लेषिक फलन है। विश्लेषिक है, बिल्कुल है, दिया हुआ है, विश्लेषिक है। और विश्लेषिक है तो इसमें हम कॉची समाकलन प्रमेय लगा सकते हैं। कॉची समाकलन प्रमेय क्यों लगेगी? क्योंकि कॉची समाकलन प्रमेय का कथन यह है कि जो fz है वो प्रांत D में क्या होना चाहिए, विश्लेषिक होना चाहिए, और इस G में C कोई समृद्ध कंटूर होना चाहिए। तो इसके अनुदिश जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो इसलिए इसके अनुदिश इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अतः कॉची समाकलन प्रमेय से, कॉची समाकलन प्रमेय से, तो कॉची समाकलन प्रमेय से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, पथ क्या है, P R Q S P, यही तो है। fz dz बराबर 0, ये किससे लिखा मैंने, कॉची समाकलन प्रमेय से लिखा। अब इसको मैं टू पार्ट्स में लिख सकता हूं, इस तरीके से दिख रहा होगा आपको कि PRQ, एक तो यहां तक है, इंटीग्रेशन PRQ fz dz प्लस इंटीग्रेशन QSP fz dz बराबर 0 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर, हाँ जी। तो इंटीग्रेशन PRQ fz dz, अब इस QSP को मैं लिखूं PSQ, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। और हम जानते हैं कि जब इंटीग्रेशन में जब पथ की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो साइन भी चेंज हो जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस। तो जो QSP है इसको मैं अब PSQ ले रहा हूं, PSQ, तो माइनस का साइन आ जाएगा और ये हो गया fz dz बराबर 0, ठीक है, ओके सर। अब PRQ देखो, इस डायग्राम में देखो PRQ क्या माना है मैंने, C1 माना है, तो PRQ को C1 लिख सकता हूं, तो C1 fz dz माइनस PSQ को C2 माना है तो C2 लिख सकता हूं, तो C2 fz dz बराबर 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इंटीग्रेशन C fz dz बराबर, इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस fz dz, और यही हमें प्रूव करना था। यानी C1 के अनुदिश भी इंटीग्रेशन की वैल्यू
और C2 के अनुदिश भी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। देखिए आपके एग्जाम में 2 3 4 बार आई हुई है ये थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि माना एक से संबद्ध प्रांत डी में FZ विश्लेषक है, ठीक है, तब G में किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले किसी भी चापकलनीय वक्र के अनुदिश जो समाकलन का मान है वो समान रहता है, अर्थात समाकलन का मान है वो क्या होता है, पथ से स्वतंत्र होता है, पथ से स्वतंत्र होता है, और यही हमें प्रूव करना था। अब ये जो प्रमेय है ये आपके बुक की 7.8.2 नंबर वाली प्रमेय है, 7.8.2 नंबर की प्रमेय है ये आपकी। उसमें क्या है कि थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करके लिख रखा है यही प्रमेय, तो मैंने आपको सरल स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट लिखवा दिया है इस प्रमेय का, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओल्ड बुक से आपका सरल स्टेटमेंट लिखवा दिया है, सिंपल स्टेटमेंट लिखवा दिया है। आपके बुक में वो ये आपके एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि प्रमेय 7.8.2 को प्रूव कीजिए, ऐसे नहीं बोलेगा वो, आपको तो प्रमेय का स्टेटमेंट दे देगा और उसको प्रूव करवाएगा। क्लियर है यहां तक बात? तो प्रमेय का स्टेटमेंट ध्यान रखना है और इसका प्रूफ ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं ये प्रमेय आपके समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट थ्योरम है और इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, माना एक समवृत्त कंटूर सी में, कंटूर मैंने बताया था क्या होता है, वक्र होता है, ठीक है, समवृत्त मींस बंद, क्लोज, सी में एक अन्य कंटूर, एक अन्य समवृत्त कंटूर C1 है तथा फलन FZ C तथा C1 से घिरे वलयाकार प्रांत में विश्लेषक है, तब इंटीग्रेशन C FZ dz बराबर इंटीग्रेशन C1 FZ dz होता है। देखिए क्या कह रहा है थ्योरम का स्टेटमेंट, ध्यान से समझना है आपको, कि एक समवृत्त कंटूर है C, मैंने एक समवृत्त कंटूर बनाया C, एक समवृत्त कंटूर है C, इसमें एक अन्य समवृत्त कंटूर है C1, तो इसमें एक अन्य समवृत्त कंटूर हो गया C1, और FZ जो है वो C तथा C1 से घिरे जो वलयाकार प्रांत है इसमें क्या है, विश्लेषक है, एनालिटिक है FZ। तब इस C के अनुदिश फंक्शन का इंटीग्रेशन और C1 के अनुदिश फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, समान रहता है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले जो चीज आपको दी हुई होती है उसे हम मानते हैं, तो प्रूफ देखिएगा, प्रूफ तो जो चीज दी है मानते हैं। माना एक समवृत्त कंटूर C में, एक समवृत्त कंटूर C में एक अन्य समवृत्त कंटूर C1 है, एक अन्य समवृत्त कंटूर C1 है, कोई दिक्कत नहीं, तथा फलन FZ
फलन एफ जेड सी तथा C1 से घिरे वलयाकार प्रांत में, वलयाकार प्रांत डी में क्या है, विश्लेषक है, एनालिटिक है, ये चीज हमें दी हुई है। अब इसका एक डायग्राम बनाते हैं, छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। चलिए, ये एक सी है और ये कोई C1 है, C1 हो गया। और मैंने आपको बताया था कि जो क्लोज कर्व होता है, जो कंटूर होता है, उसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज ली जाती है। एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनके नामांकन कर देते हैं कुछ। तो इसका नामांकन कर देता हूं मैं P Q R S P, और ये हो गया T U V और ये T, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो कंटूर C है, इसके बिंदु P और C1 के, C के बिंदु P और C1 के जो बिंदु T है, इसको मिलाकर के एक क्रॉस कट बनाते हैं PT। अब यदि P से T की ओर जाएंगे तो डायरेक्शन ये रहेगी, और T से P की ओर जाएंगे तो डायरेक्शन ये रहेगी। तो एक क्रॉस कट बनाया क्या, PT। तो C के बिंदु P और C1 के बिंदु T को मिलाकर के एक क्रॉस कट PT बनाते हैं। तो ये वाली लाइन को हम लिख देते हैं। तो सर्वप्रथम हम C के जो कंटूर C है, इसके बिंदु P व कंटूर C1 के बिंदु T को मिलाकर एक क्रॉस कट PT बनाते हैं। एक क्रॉस कट PT बनाते हैं। देखिए, थोड़ा टेम्परेचर बहुत हाई है और मेरे को फैन ऑफ करके वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, तो थोड़ा ब्रेक बीच में लेना होता है। हाँ जी, अब देखिए, तो PT बनाते हैं। अब चूंकि फलन FZ जो है वो P, देखिए मेरा जहां हाथ चल रहा है उसको ध्यान से देखना, P Q R S P T U V और T में क्या है, विश्लेषक है। देखिएगा, चूंकि फलन FZ जो है वो मेरा हाथ चल रहा है, उसको देखो, समृद्ध वक्र P Q R S P T U V T P, तो ये वलयाकार प्रांत की तो बन रहा है, जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, और यहां से आता हुआ यहीं पे खत्म हो रहा है। तो इसमें क्या विश्लेषक है। तो देखिएगा, चूंकि फलन FZ समृद्ध कंटूर P Q R S P Q R S P T U V T P में क्या है, विश्लेषक है। और समृद्ध में विश्लेषक है तो अतः विश्लेषक है। तो इसमें क्या है, विश्लेषक है तो कौन सी प्रमेय लग जाएगी, कॉची समाकलन प्रमेय। अतः कॉची समाकलन प्रमेय से कि यानी इस वक्र के अनुदिश इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यानी इंटीग्रेशन P Q
आर एस एस पी टी यू वी टी पी वी टी पी एफ जेड डी जेड बराबर 0। ये किससे लिखा? कौशी समाकलन प्रमेय से, क्योंकि इस वक्र में पी समृद्ध कंटूर में ये फलन एफ जेड विश्लेषक है, तो इसलिए इस कंटूर की अनुदिश इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। अब देखिए अब ये जो वक्र है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P Q R S, P Q R S और P F Z D Z प्लस एक तो यहां तक आ गए P Q R S P F Z D Z, फिर लिख सकता हूं इंटीग्रेशन PT PT F Z D Z प्लस इंटीग्रेशन T, यहां तक आ गए ना, तो T U V T T F Z D Z और यहां तक आ गए, और फिर ये TP इंटीग्रेशन TP F Z D Z। तो इस प्रकार योग के रूप में लिख सकता हूं इनको, बिल्कुल लिख सकता हूं सर, ओके। इसको इनके योग के रूप में लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इंटीग्रेशन P Q R हाँ जी, इंटीग्रेशन P Q R S P F Z D Z प्लस इंटीग्रेशन P T F Z D Z प्लस इंटीग्रेशन T U V T F Z D Z। ये तो सेम। अब इस TP को मैं, यदि मैंने वक्र लिया है इंटीग्रेशन TP, यदि मैं वक्र लूं इंटीग्रेशन PT, तो मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, और जब समाकलन के पथ के डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो क्या आ जाती है? माइनस की वैल्यू आ जाती है, तो इंटीग्रेशन PT F Z D Z। कोई दिक्कत नहीं, इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा क्या? इंटीग्रेशन P Q R S P F Z D Z प्लस इंटीग्रेशन T U V T F Z D Z। यही बचा है, चलिए। तो इंटीग्रेशन P Q R S P F Z D Z। अब देखो ये है T U V T, अब मैं इसको इधर से लेके चलूं T V U T, तो मैंने अपोजिट कर दिया ना, तो मतलब कर्व की जो चाप की जो दिशा है वो बदल दी, इसलिए क्या आ जाएगा? माइनस। तो इसमें क्या आ जाएगा? ये तो था T U V T, मतलब इधर से, अब मैं लेके चल रहा हूं T V U T, तो माइनस आ जाएगा, तो T V U T। समझ में आ रही है ये बात? क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर दी, और डायरेक्शन चेंज कर दी तो माइनस आ गया, F Z D Z। हाँ जी, इंटीग्रेशन P Q R S P क्या है? P Q R S P क्या है? C वक्र है, C तो है क्लोज कर्व, इसका नाम, इस क्लोज कर्व का नाम C तो है। देखिए P Q R S P, इस क्लोज कर्व का नाम C तो है, और मैंने बताया था कि क्लोज कर्व की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज है P Q R S P, उसका नाम क्या है? C, तो इसको C बोल सकते हैं। F Z D Z माइनस T V U T, तो ये क्या है? C1 क्लोज कर्व है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सही है, तो इसकी जगह C1 लिख सकता हूं, F Z D Z, F Z D Z। और बराबर में क्या चल रहा है अपने? बराबर में 0 भी तो चल रहा है, बराबर में 0 भी चल रहा है सर। हाँ जी, तो ये हो गया इंटीग्रेशन C F Z D Z बराबर, इसको इधर ले गए तो इंटीग्रेशन C 1 F Z D Z
और यही हमें प्रूफ करना है, आंसर प्रूफ। तो उम्मीद करता हूं आपके थ्योरम समझ में आई होगी। ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि माना एक समृद्ध कंटूर C में एक अन्य समृद्ध कंटूर C1 है, ठीक है, तथा C तथा C1 से घिरे वलयाकार प्रांत में fz विश्लेषक है, तब इंटीग्रेशन C fz dz बराबर इंटीग्रेशन C1 fz dz होता है। ये हमें प्रूफ करना है, तो हमने प्रूफ की। और ये जो आपके थ्योरम है ये आपके बुक की है, थ्योरम नंबर 7.7.1। आप देख लेना, वहां पे थोड़ा स्टेटमेंट थोड़ा हार्ड वे में लिखा हुआ है, मैंने सिंपल वे में लिख दिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 2-3 बार एग्जाम में आई हुई है। ये सारे नोट्स जो हैं इस क्लास के खत्म होने के बाद आपको हैंड रिटन मेरे नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप नोट कर सकते हैं। और बार बार इन वीडियोस को देखें, अपने कंसेप्ट क्लियर करें। कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई स्टेप, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 7791 033 और 578, इस पे आप कांटेक्ट करें, आपकी प्रॉब्लम का समाधान किया जाए। दूसरी बात, डेली बेसिस पे आपकी क्लास हो रही है, और देखिए बहुत हीटिंग है लेकिन फिर भी मैं आपकी डेली क्लास ले रहा हूं, तो इसलिए प्लीज मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जो जो स्टूडेंट इनको देखें, यदि वो एक एक भी शेयर और सब्सक्राइब करने लग जाए तो काफी लोगों तक, काफी स्टूडेंट्स तक ये पहुंच पाएंगे और वो इनका लाभ उठा पाएंगे। मैं बस यही चाहता हूं। ठीक है, और हमारे जो 10th 11th 12th के ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में, तो जो भी आपका कोई छोटा भाई बहन है, कोई आपका पड़ोसी है, आपका कोई रिलेटिव है, वो पढ़ना चाहे तो वो आ सकता है। ठीक है, लोकल में ही। ठीक है, और एक बार डेमो क्लास लेके देख सकता है। तब तक के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए वीडियोस को, और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू सो मच।